बीएड डिपेंड हमारा नॉलेज इन करिकुलम। हम बात कर रहे थे करिकुलम के बारे में, ठीक है। हमारा टॉपिक चल रहा था कि करिकुलम क्या है इसको स्कूल लेवल पर, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर किस तरह से इसको अप्लाई किया जाना चाहिए। आज बात करेंगे हम सजेशन फॉर करिकुलम, हाउ टू इम्प्रूव करिकुलम को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे आज, ठीक है। तो क्या हमारा टॉपिक है सजेशन फॉर द करिकुलम डेवलपमेंट। हमने करिकुलम को सबसे पहले डेवलप करना है, उसको बनाना है। तो जब बनाएंगे उस दौरान हम किन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। तो जब भी हम करिकुलम को डेवलप कर रहे हैं या उसको उसमें चेंजेस कर रहे हैं या फिर यूँ कहिए कि रीओरिएंटिंग कर रहे हैं उसमें, तो ये जो है एजुकेशन की प्रोसेस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। देखिए जो बच्चे पढ़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है उनकी थॉट्स जो है डेवलप होंगे। तो करिकुलम का जब रिफ्रेम कर रहे हैं, उसको रीओरिएंटेशन कर रहे हैं, तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जिस तरह से हमारा टाइम चेंज हो रहा है, सिचुएशन चेंज हो रही है, परिस्थितियाँ में बदलाव आ रहा है, उस तरह से जिस चीज़ की बच्चों को ज़रूरत है, मांग है, सोसाइटी में जिस चीज़ की मांग है उसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले क्या होगा, द कल्चर पर्सपेक्टिव। जब भी करिकुलम को फ्रेम करें तो उसके अंदर पर्सपेक्टिव कौन सा है हमारा, कल्चर के पर्सपेक्टिव का विशेष ध्यान रखें। वैल्यूज़ एजुकेशन के बारे में बात करें। अब कल्चर क्या है, शिक्षा परिवर्तन जो है इसके अंदर देश की संस्कृति परंपरा की निरंतरता में श्रेष्ठ सम्मिश्रण ला सकती है। यानी कि जब शिक्षा में परिवर्तन होगा, टेक्नोलॉजिकल चेंज होगा, तो जो हमारी संस्कृति है वो भी अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है और इसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए। सांस्कृतिक विषय वस्तु अधिकतम मात्रा में लाकर शिक्षा के पाठ्यक्रम प्रक्रिया को समृद्ध किया जा सकता है। इससे बच्चों के अंदर सौंदर्य, विकास, एकरूपता, शिष्टता और इन सब जो है विचारों को उनके अंदर डेवलप किया जाता है। इससे क्या है, संवेदनशीलता के बारे में भी बच्चे जो है सीखते हैं। शिष्टता के प्रति संवेदनशीलता, अनुसंधान हो गया और साथ में हमारा अनुशासन हो गया। और विश्वविद्यालय प्रणाली की अगर हम बात करें तो कला, पुरातत्व, ओरिएंटल अध्ययन और जो है उच्चतर अधिगम के संस्थानों के मध्य संपर्क स्थापित किए जा सकते हैं। फाइन आर्ट्स हो गया, संगीत विधा हो गई और जो है क्षेत्रीय विद्या की विशिष्ट शाखाओं की तरफ उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। फिर बात करते हैं सेकेंड टॉपिक है हमारा वैल्यू एजुकेशन। जब भी हम करिकुलम फ्रेम करेंगे तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन उसके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि शिक्षा का बलशाली हथियार है के रूप में इसको बलशाली औजार के रूप में भी इसको प्रयोग किया जा सकता है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पर बल देना चाहिए जिससे कि सार्वभौमिक और जो है स्थायी मूल्यों को स्थापित किया जा सके। उसके बाद बात करते हैं भाषा की। डिफरेंट लैंग्वेजेस होनी चाहिए जिससे कि बच्चे जो है विभिन्न भाषाओं को सीख सकें और उनके अंदर भाषा जो है सीखने का एक शक्तिशाली और उद्देश्यपूर्ण ढंग से इसको लागू किया जाना चाहिए। फिर है बुक्स और लाइब्रेरीज़ की बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे पास अच्छी बुक्स, गुड बुक्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए बच्चों को कम कीमत पर अच्छी बुक्स जो है उपलब्ध कराई जाए और पुस्तकों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उनके अंदर बुक रीडिंग, सेल्फ रीडिंग और जो है इन सब चीज़ों को इन्हांस करना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों के अंदर क्रिएटिव कार्य को भी अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और सरकार के द्वारा समय समय पर अलग अलग और जो है पुस्तकालय जो है इन्हें स्थापित किया जाना चाहिए ताकि अध्ययन की स्थिति को भी सुधारा जा सके। उसके बाद इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मीडिया और एजुकेशन टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे हम अगर आधुनिक शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी को हमें डेवलप करना है, तो हमने क्या करना है, लोगों को दूर दूर तक जो है टेक्नोलॉजी का विकास करना है और क्या करना चाहिए, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सबको प्रोवाइड होनी चाहिए और शैक्षिक तकनीक का उपयोग, उनकी जानकारी फैलाने के लिए अध्यापकों को जो है ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उनको सशक्त बनाया जाना चाहिए, गुणवत्ता में सुधार लाया जाए और कला और संस्कृति की जागरूकता के लिए जो है तीव्र जो है कार्य किए जाने चाहिए। फिर संबंधित शैक्षिक कार्यक्रम तकनीक का महत्वपूर्ण घटक बने। उच्च गुणवत्ता और उपयोगिता से युक्त बच्चों को फिल्में दिखाई जाएं। उसके बाद बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की। सब चीज़ों का अपना अपना रोल है, उसी तरह रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करता है वर्क एक्सपीरियंस। जब तक बच्चे प्रैक्टिकल काम करके नहीं देखते यानी कि प्रायोगिक नहीं करते तब तक वो कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाते। तो इस तरह का इन्वायरमेंट बनाया जाना चाहिए कि अच्छे प्रकार से जो है क्रमबद्ध कार्यक्रमों को लागू किया जाए।
उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन और एनवायरनमेंट की। बच्चों के लिए पर्यावरण जागरूकता और समाज के सभी आयु वर्गों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों को और विद्यार्थियों को ये यूँ कहिए कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जो है इसमें अपना योगदान देना चाहिए। तो पर्यावरण की शिक्षा बच्चों को देना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। फिर इसके बाद बात करते हैं गणित, मैथमेटिक्स टीचिंग की, साइंस एजुकेशन की और स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की। अब देखिए मैथमेटिक्स जो है तर्क करने, लॉजिक करने, विश्लेषण करने, एनालाइज करने, इन सब के लिए प्रशिक्षण उनको दिया जाना चाहिए। अच्छे से अच्छे ट्रेनिंग से युक्त यानी कि टीचर्स को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उनको अध्यापक को बताया जाना चाहिए कि किस स्तर पर वो किस तरह से बच्चों को शिक्षा प्रदान करें मैथ के विषय में। और जो है ये जो हमारा चीज़ें हैं, बुक्स हैं, इनको रीडिज़ाइन किया जाना चाहिए, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चों को टीच किया जाना चाहिए। वहीं पर बात करते हैं साइंस की, साइंस एजुकेशन की, विज्ञान शिक्षा की। बच्चों में कुछ निश्चित योग्य और मूल्यों को विकसित करने के लिए विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। नई नई कार्यक्रम को बच्चे नई नई चीज़ों को सीखें, अपने समस्याओं का समाधान करें और निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर विकास हो सके। फिर है स्पोर्ट्स की बात करते हैं और फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं। खेलों का और शारीरिक शिक्षा का बहुत ही महत्व है। राष्ट्र को उन्नति होने के लिए, उसके लिए राष्ट्र को व्यापी बनाने के लिए सहायक भाग जो है वो शिक्षक जो है भवन के अंतर्गत जो है कुछ इस तरह के कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए जिससे बच्चे जो है सहायक अंग स्कूल सुधार कार्यक्रम के रूप में खेल के मैदानों में, उपकरणों में प्रशिक्षण जो है दाताओं और शारीरिक अध्यापकों को शामिल किया जा सके। फिर बात करते हैं युवा वर्ग की भूमिका। एनसीसी के दौरान, एनएसएस के दौरान इसमें भाग लेने की बच्चों को भाग लेने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, यानी कि जो भी हमारा परीक्षा से संबंधित परीक्षाएं शिक्षा गुणवत्ता संबंधित सुधार लाना बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। रटने की प्रवृत्ति को हटाना चाहिए। बच्चों के लिए जो है मूल्यांकन की विधियों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अध्यापक, विद्यार्थी, अभिभावकों के द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रभावपूर्ण प्रयोग किया जाना चाहिए। परीक्षाओं में संचलन में सुधार किया जाना चाहिए और अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है जी, ये था हमारा इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, यानी कि इन सिस्टम्स के अंदर यानी कि थोड़ा थोड़ा चेंज करके जो है बच्चों के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी आती है, यानी कि आपके इतने कम मार्क्स हैं या आपको ये नहीं आता या जो भय है एग्जामिनेशन का डर है उसको रिमूव किया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है, यानी कि उसको कम किया जा सकता है कि जो बच्चों को स्ट्रेस और एग्जाइटी हो जाती है उसके ऊपर जो है विचार किया जा सकता है थोड़ा सा एग्जामिनेशन में रिफॉर्म करके। फिर बात करते हैं टीचर की, अध्यापक की। अध्यापक जो है सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सरकार और समुदाय को अध्यापक को उत्पादकता और सृजन क्षेत्रों में सहायता जो है और प्रेरणा देनी चाहिए। अनुसंधान, संचार में उपयुक्त करने वाले तरीकों को लागू किया जाना चाहिए और समुदाय की ज़रूरतों से संबंधित गतिविधियों में इनको स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। मेरिट को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसी के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए, उनका पुनर्गठन भी किया जाना चाहिए। एसोसिएशन जो है अध्यापकों के राष्ट्रीय स्तरीय संगठन और अध्यापकों के व्यावसायिक नीतिपरक के लिए कोड तैयार किए जाए और उनका समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए। फिर बात करते हैं टीचर एजुकेशन की। सेवा पूर्व और सेवाकालीन दोनों समय में ही अध्यापक शिक्षा प्रणाली का कायाकल्प किया जाना चाहिए। अध्यापक शिक्षा के नए नए कार्यक्रम में निरंतरता बनी रहे। डाइट के थ्रू जो है पूर्व सेवा और सेवाकालीन कोर्सों का जो है गठन किया जाना चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी अनुसंधान हो रहे हैं उसके विषय में उन्हें अवेयर किया जाना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं शिक्षा का प्रबंधन। शिक्षा का प्रबंधन जो है शैक्षिक संस्थानों में विकेंद्रीकरण और प्रजातंत्र की भावना का सृजन करना और इसके द्वारा गैर सरकारी और सरकारी एजेंसियों के द्वारा स्वैच्छिक प्रयत्नों को भी शामिल किया जाना चाहिए। शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन के लिए स्त्रियों को अधिक से अधिक स्त्रियों को शामिल किया जाना चाहिए, यानी कि जो है जब भी हम इसके बारे में विचार कर रहे हैं तो सभी की सलाह जो है स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन स्त्रियों की जो है के बारे में थोड़ा ज़्यादा महत्व उनकी विचारों को देना चाहिए। तो ये है हमारा कुछ हमारे सजेशन है। तो आगे हम बात करेंगे नेशनल लेवल पर, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जब हमने शैक्षिक विकास का पुनर्वलोकन करना है तो इसके लिए मॉनिटरिंग जो है करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और शिक्षा का केंद्रीय एडवाइजरी बोर्ड का मुख्य भूमिका इसके अंदर निभाती है। और जब हम बात करते हैं स्टेट लेवल की,
तो शिक्षा के केंद्रीय परामर्श बोर्ड की तर्ज पर राज्य सरकारों और राज्य परामर्श के बोर्डों की स्थापना की जानी चाहिए। इसमें प्रशासक संस्थान और संस्थानों के मुख्यों के प्रशिक्षण के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह ये जो है इनके बारे में जब भी हम विचार करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर, स्टेट लेवल पर इनको जो है शिक्षा के जो है करिकुलम है इसको फ्रेम किया जा रहा है, तो ये सभी का रोल प्ले होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि जो फंक्शन ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन यानी कि MHRD है, उनके शिक्षा के प्रति क्या क्या कार्य है या शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य करते हैं। मानवीय संसाधन विकास मंत्रालय पूरे देश के लिए शिक्षा की योजना को तैयार करता है और नीतियां बनाता है, और ये शैक्षिक संगठनों, विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों और निजी संस्थापकों को वित्त भी यानी कि फाइनेंशियली उनको हेल्प करते हैं ताकि वे शिक्षा के उद्देश्य है उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकें। प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। विशेष आयोग और सलाहकार संस्थाओं को नियुक्त किया जाता है। शिक्षा का प्रावधान सामाजिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा से असमर्थ व्यक्तियों को शिक्षा के प्रावधान में शामिल किया जाता है। समूचे देश के लिए जो है शिक्षा संबंधी रिकॉर्डों को संभाल कर रखा जाता है और इनके विषय में जानकारी दी जाती है। और ऐसी सामग्री जो कि राष्ट्रीय संबंधी रुचि, किताबों, रिपोर्ट्स को प्रेजेंट किया जाता है। अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाता है, इसके लिए वित्त प्रदान किया जाता है, और ताकि जो है MHRD की हेल्प से जो शिक्षा के अनुसंधान उद्देश्य हैं उनको पूरा किया जा सके और देश की पुरातन संस्कृति के साथ संबंध स्थापित किया जाए और नए नए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके। उसके बाद यूनेस्को के साथ मजबूत संबंध विकसित करता है और देश में शिक्षा के क्षेत्र में नई सूचनाओं और उच्च अधिकारियों को तक पहुंचा देता है। कुछ चयनित क्षेत्रों में गहन शिक्षा का विकास, पब्लिक स्कूलों में मेरिट छात्रवृत्ति, माध्यमिक स्कूलों में अनुसंधान प्रोजेक्ट को बढ़ावा, दृश्य ऋण शिक्षा क्षेत्र में कुछ विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया जाता है और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय और संग्रहालयों के विषय में जो है विचार किया जाता है। इसके लिए आर्ट गैलरीज, केंद्रीय स्कूल, नवोदय विद्यालय के रूप में उत्तरदायी हो जाती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके अंदर जो है सभी जो है स्टेट है, नेशनल है और ये अपना रोल प्ले करते हैं और फिर कुछ निश्चित किया जाता है कि जो शिक्षा हम बच्चों को देने जा रहे हैं, जो पाठ्यक्रम उनके लिए बनाने जा रहे हैं, वो शिक्षा उनको किस किस क्षेत्र में हेल्प करेगी। तो इसके लिए MHRD जो है हेल्प करता है उनको, बाकी जो है उनको नियुक्त करता है और साथ में उन्हें फाइनेंस, वित्त की सुविधा भी प्रदान करता है। ठीक है जी, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच।